हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने करा था गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट भी देखा था, और जितने भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स वगैरह पड़े होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, ये भी। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन, यानी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब असेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी रीवैल्यू किया जाता है, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए। क्योंकि जितने भी असेट्स लाइबिलिटीज़ आज तक बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं वो सब पुराने हैं, आज से पहले के हैं। तो अगर उनमें कोई भी प्रॉफिट रीवैल्यूएशन पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले हमें डिवाइड करना होगा पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इसका पर्पस क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, रीवैल्यू करने का, यानी कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ को, टू रिकॉर्ड इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, ताकि कोई भी असेट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो रिकॉर्ड किया जा सके, या अगर कोई असेट्स लाइबिलिटीज़ जो अनरिकॉर्डेड रह गए हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना, और फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रॉफिट और लॉस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है पार्टनर्स के डिसीज़न पर। यानी अगर तो पार्टनर्स जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर रहे हैं उसे ही आगे बैलेंस शीट में रीवैल्यूड वैल्यू पे ही रखना चाहते हैं, फिर तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। और अगर पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते असेट और लाइबिलिटीज़ को तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर वो रिवाइज्ड वैल्यू पे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये देखते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। इसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी या क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? पहले तो इसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो सारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगे, और जितने भी प्रॉफिट और गेन होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है। उसके बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन असेट्स, यानी कि असेट्स में अगर कोई इंक्रीज़ है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर इंक्रीज़ हुआ तो ये प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर डिक्रीज़ हुआ असेट में तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ऐसे ही रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। अगर लाइबिलिटीज़ कम होती है, ये प्रॉफिट होता है फर्म के लिए, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो ये डेबिट में जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में हम रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड आइटम्स, कोई ऐसी आइटम्स जो रिकॉर्ड हुए बिना रह गई है उनको रिकॉर्ड करेंगे। और फिर लास्ट स्टेप में रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा, प्रॉफिट और लॉस, उनको हम बांट देंगे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज, यानी कि क्या क्या एंट्रीज होगी। जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तब क्या अकाउंटिंग एंट्री बनेगी? असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट होना फर्म के लिए, और रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा। अब असेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो वो डेबिट होगा, और अगर वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ वैल्यू उसकी बढ़ रही है तो असेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन असेट। अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो तब, अब ये एक्सपेंस है, एक हिसाब से लॉस ही हो रहा है फर्म को, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और असेट की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट। फिर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज हो तो ये फर्म के लिए लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये इंक्रीज हो रही है, इसलिए लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी की अमाउंट डिक्रीज हो तब लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये फ़ायदा होगा, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, इसका मतलब ये फ़ायदा हो रहा है बिजनेस को, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और अगर वो कम हो रही है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड असेट। अगर कोई असेट रिकॉर्ड हुए बिना रह गया है तो क्या
एंट्री होगी उसकी असेट अकाउंट डेबिट। असेट तो फ़ायदा ही होता है, एसेट प्रॉपर्टी है, फ़ायदा है मतलब बिजनेस का। अगर कोई असेट रिकॉर्ड हुए बिना रह गया है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस होता है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये फ़ायदा है फर्म के लिए। फिर है फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुए बिना रह गई। अब लाइबिलिटी फर्म के लिए खर्चा है तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू लाइबिलिटी अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और उसे रिकॉर्ड करना है तो हमें क्रेडिट करना होगा। फिर जो बैलेंस आया रीवैल्यूएशन अकाउंट का, उसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई डेबिट साइड से, यानी कि गेन है, क्रेडिट साइड में सारे हमने प्रॉफिट से लिखे थे ना, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से तो गेन होगा, और एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा तो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगा, इसलिए ये क्रेडिट होगा, ठीक है। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ गई क्रेडिट साइड से तो ये होगा लॉस, और इसकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि लॉस बेयर कर रहे हैं पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन लॉस बेयर करेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट। और अगर कोई एक्सपेंसेस है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो तब कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं फर्म को, या कैसे होते हैं एक्सपेंस, जैसे कि कोई रेम्यूनरेशन देना है एक पार्टनर को रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, या पेमेंट करना है कोई आउटसाइड पार्टी को, तो इन एक्सपेंसेस को कैसे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो ये एक्सपेंसेस क्या एक्सपेंस है ये, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस सारे डेबिट ही होते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। व्हेन रेम्यूनरेशन इज पेड टू अ पार्टनर, अब किसी पार्टनर को हमें रेम्यूनरेशन देनी है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि फर्म के लिए ये खर्चा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफ़ एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर बट पेड बाय द फर्म, यानी कि एक्सपेंसेस है कौन बेयर करेगा, पार्टनर, लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म। एक हिसाब से तो पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रहा है, तो ये तो एक आप इसको मान लो कि ये ड्राइंग सी हो रही है, क्योंकि फर्म पार्टनर के पैसे दे रहा है, जो पार्टनर को देने चाहिए थे वो फर्म पे कर रही है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि इतने पैसे फर्म पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पे, तो पार्टनर को तो पैसे देने पड़ेंगे फर्म को, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश और बैंक, और फर्म के पास से कैश गया है इसलिए टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म। अब एक्सपेंसेस बेयर कौन कर रहा है, फर्म, और पे भी कौन कर रहा है, फर्म, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और पे कर रहा है कैश और बैंक में, इसलिए टू कैश और बैंक। अगर एक लाइन में समझे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सिर्फ तभी होगा जब एक्सपेंसेस बेयर करता है फर्म, यानी फर्म के एक्सपेंसेस के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ पे फर्म बेयर कर रही थी एक्सपेंसेस और वो खुद ही पे कर रही थी, तो टू कैश और बैंक आ गया। यहाँ पे क्या था कि पे तो फर्म कर रही थी, लेकिन वो एक्सपेंसेस थे बेयर किसको करने थे, पार्टनर को, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। अर्जुन, भावना और चिराग पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते थे 4:3:3, ये पुरानी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, और ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2025 की। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:2:1 में 1 अप्रैल 2025 से। अब ये कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई है और हमें इन जर्नल एंट्री पास करनी है और साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि कुछ रिजर्व्स वगैरह है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे अर्जुन, भावना और चिराग को। तो हाँ, इसमें 2 रिजर्व्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई यहाँ, तो जनरल रिजर्व को पूरा का पूरा हम डिवाइड कर देंगे अर्जुन और भावना और चिराग के बीच। तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अर्जुन, टू भावना, टू चिराग कैपिटल, और पुरानी रेशियो में ये 24,000 डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई यहाँ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल, टू भावनास कैपिटल, टू चिराग कैपिटल। फिर नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 का। अब इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, हाँ, यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हुआ है 8,000,
और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 18,000। अब इस 18,000 में से क्लेम के लिए 8,000 चला जाएगा, पीछे बचेंगे जो 10,000 वो हम डिवाइड कर देंगे अर्जुन, भावना और चिराग के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 8,000 टू अर्जुन्स कैपिटल 4,000 टू भावनास कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट 3,000। ठीक है, अभी तो सारे रिजर्व्स हो गए। अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है। पहले तो देखते हैं जो असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं उनकी इकट्ठी एंट्री पास करेंगे। लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20%। पहले थी 80,000, 80,000 का 20% हो गया 16,000, यानी 16,000 से बढ़ गई। सिर्फ बढ़ी हुई अमाउंट को लिखेंगे इसमें हम, ठीक है। और मशीनरी स्टॉक इंक्रीज हुआ है 235,000। पहले 30,000 था, अब स्टॉक हो गया है 35,000 का, यानी कि 5,000 से स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 21,000। ठीक है, ये देखो इंक्रीज इन असेट हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर है डिक्रीज वाले, देखते हैं जो असेट्स में डिक्रीज हो रहा है। एक तो मशीन डेप्रिशिएट हुई है 10% से, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ये दोनों ही क्या है, असेट में डिक्रीज हो रहा है, या ये भी असेट में डिक्रीज ही हुआ है एक हिसाब से, क्योंकि प्रोविजन बना रहे हैं डेटर्स पे। तो इसकी क्या एंट्री होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है 10% से, तो अमाउंट आएगी 4,000 और डाउटफुल डेट्स बनाने हमें 5%, डेटर्स का 5%, ये हो गया 1,250। ठीक है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5250 टू मशीनरी अकाउंट 4,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1250। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर 3,000 थे विल नॉट बी क्लेम्ड, यानी कि 3,000 के क्रेडिटर अब बिजनेस को पे नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि ये फ़ायदा हुआ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स हमें नहीं पे करने होंगे। तो क्रेडिटर्स जो पहले 3,000 लिखे हुए थे उन्हें हमें वापस डेबिट करना होगा। तो एंट्री बन जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो इनको साथ साथ हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करते जाएंगे। ठीक है, एंट्री देखो, पहली एंट्री हमने करी थी जनरल रिजर्व की, ये तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा ही नहीं, असेट्स के लिए आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 और स्टॉक 5,000, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 16,000 और स्टॉक आ जाएगा 5,000। फिर नेक्स्ट एंट्री थी असेट्स में डिक्रीज होना और प्रोविजन लिखना, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा मशीनरी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि है 4,000 और 1,250। फिर नेक्स्ट क्रेडिटर्स राइट बैक किए थे हमने 3,000 के, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहाँ क्रेडिट में 3,000। अब नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,500 पेड बाय द फर्म। अब एक्सपेंस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, ठीक है, और खुद फर्म ने पे किए हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू कैश और बैंक। अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल करें तो टोटल आ रहा है 24,000 और डेबिट साइड का टोटल करने पर टोटल आता है 6,750। 24,000 में से 6,750 निकाला तो पीछे बच गया 17,250 जो कि है प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और ये भेज देंगे हम अर्जुन, भावना और चिराग के कैपिटल में ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल टू भावनास कैपिटल टू चिराग्स कैपिटल। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि पार्टनर्स अगर डिसाइड करें कि उन्हें जो रीवैल्यूड अमाउंट है उस पर ही असेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखना है, लेकिन अगर वो उस रिवाइज वैल्यू पे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो क्या होगा? तब रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। उस केस में कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालेंगे और फिर एक ही सिंगल एंट्री से पूरा रीवैल्यूएशन को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या क्या है? पहले स्टेप में तो हम रीवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकालेंगे, यानी कि जो भी बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है वो प्लस करते जाएंगे और जो नुकसान हो रहा है वो माइनस करते जाएंगे, और जो आंसर आएगा वो होगा नेट रिजल्ट। जैसे कि अगर असेट का इंक्रीज़ हुआ, ये क्या फ़ायदा है बिजनेस के लिए, तो ये होगा प्लस। एड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है, उधार कम हो रहा है, ये भी फ़ायदा है, ये भी प्लस होगा।
डिक्रीज इन असेट, असेट अगर कम हो रहे हैं तो ये नुकसान है, ये माइनस हो जाएगा। और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज यानी कि उधार बढ़ रहा है बिजनेस के लिए, ये भी नुकसान है, इसलिए माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस के बाद जो इफेक्ट आएगा वो होगा नेट रिजल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो आंसर आया, अगर पॉजिटिव में आया तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर नेगेटिव में आया तो वो पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है। फिर स्टेप 3 में हम पार्टनर का शेयर निकालेंगे, यानी कि कितने अमाउंट से हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ये कैसे पता चलेगा? वो शेयर निकलेगा जो हमने फर्स्ट स्टेप में नेट रिजल्ट निकाला था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, तो पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में हम जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट पे तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, इसलिए एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हुआ तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को देगा, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 4:3:3 में। अब वो डिसाइड करते हैं कि आगे से 5:2:3 में शेयर करेंगे, ठीक है। और साथ ही में उन्होंने डिसाइड किया कि वो बुक वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेंगे असेट और लाइबिलिटीज़ की, इसकी जगह वो एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बुक वैल्यू दी गई है और रिवाइज्ड वैल्यू दी गई है और नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेट इफेक्ट देखेंगे रीवैल्यूएशन का। तो लैंड और बिल्डिंग में इंक्रीज़ हुआ है, 4 लाख की थी पहले, अब 60,000 की हो गई, ठीक है, तो ये प्लस होगा। और फिर मशीनरी 3 लाख से 2,80,000 की हो गई, यानी कि नुकसान हो गया 20,000 का, तो 20,000 रुपये माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्रेडिटर्स 80,000 के थे, अब 70,000 के रह गए हैं, यानी पहले उधार था कंपनी के ऊपर 80,000 रुपये का, अब हो गया 70,000, ये फ़ायदा हो गया 10,000 का, तो ये 10,000 पॉजिटिव। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए 15,000 से, तो 15,000 नेगेटिव। अब इनको प्लस माइनस करें तो प्लस 60,000 और 10,000, 70,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो नेट गेन आ जाएगा रीवैल्यूएशन पे 35,000। अब नेक्स्ट स्टेप है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। तो पहले रेशियो थी 4:3:3, यानी कि 4/10, 3/10, 3/10, और न्यू रेशियो हो गई है 5:2:3, 5/10, 2/10, 3/10। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, डिफरेंस आ गया। ए ने गेन किया 1/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, जबकि सी को ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान, 3/10 पहले उसका शेयर था, आज भी वही शेयर है। बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है, तो बी ए को पे करेगा, और कितना अमाउंट पे करेगा ये कैसे निकालेंगे? ये जो नेट गेन है 35,000 को, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 बी के शेयर से और ए के शेयर से, तो अमाउंट आ जाएगा 3500 और एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 3500, ठीक है। तो आज हमने कर लिया रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और रहते हैं जो कि हम करेंगे पार्ट 4 में। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe. Bye bye.